kindly request and announce Minister's address for the gathering here today. Thank you very much, sir. फिकी की चेयरमैन आदरणीय ज्योत्सना सूरी, हमारे विभाग के सचिव राजू कुमार जी, इनलैंड वाटरवेज के चेयरमैन वर्मा जी, शर्मा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, और पहला पीपीपी रोड ठाणे भिवंडी बाईपास, द फर्स्ट इन द कंट्री, उसको शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला। और वो सक्सेस स्टोरी इतनी हुई कि महाराष्ट्र में तो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट तो पूरे हुए ही, पर देश में रोड सेक्टर में पीपीपी मॉडल का काफ़ी प्रचार हुआ। और अब एमपी और एमएलए कहने लगते हैं कि ये नहीं होता है बजट में तो पीपीपी में करिए, इतना वो पॉपुलर हो गया। वैसे ये मैंने उदाहरण आपको इसलिए बताया कि ये इनलैंड वाटरवेज की कहानी ऐसी है और आप लोगों का अभी तक इसके तरफ ध्यान नहीं गया है, और इसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इसका ज़्यादातर अध्ययन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा देश इसमें वर्ल्ड में लगभग आखिरी नंबर पर है। चाइना में 47% गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक पानी पर है, 43-44% कोरिया और जापान में है, और यूरोपियन देशों में 40% से ज़्यादा ट्रैफिक पैसेंजर और गुड्स का पानी पर है, और हमारे देश में 3.3% है। और 0.3% में भी ये हमारा 3% कोस्टल का है और 0.3 केवल इनलैंड वाटरवेज का है। आप चाइना के कंपटीशन की बात करते हो, इसका कारण चाइना अपनी चीज़ का मूल्य कम रख सकता है क्योंकि उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम है, पर भारत में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम बनाते एक जगह, फिर ट्रक से लाते रेलवे में, फिर रेलवे से डाल करके रोड पर जाते, फिर रोड से फिर ट्रक में डाल के फिर कहीं पहुंचाते हैं। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम इंटरनेशनल प्राइस में कॉम्पीट नहीं कर पाते। अगर हम रोड पर जाते हैं तो जो कॉस्ट है वो अगर 1 रुपया 50 पैसे फॉर एग्जांपल आती है, तो रेलवे की 1 रुपया है, और पानी कर की कीमत जो है वो 30 पैसा है, 1/5 ऑफ द प्राइस। और इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कॉम्पिटिटिव होना है, तो आने वाले भविष्य में विजन ये है कि रिवर फ्रंट के बाजू में अगर इंडस्ट्री होगी और वहाँ से अगर हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट वहाँ करेंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में जो कम होगा, जितना हमारा प्रॉफिट है उतना तो कम करने से हमारा टर्नओवर और बढ़ेगा और हम बिज़नेस और अच्छा डेवलप करेंगे और वर्ल्ड में हम कॉम्पिटिटिव बन सकेंगे। और इसलिए इनलैंड वाटरवेज ये मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल है, इवन रोड सेक्टर से भी ज़्यादा। अभी रोड सेक्टर का भी मंत्री मैं हूँ, और अभी हमारी सरकार आने के बाद पीपीपी मॉडल के बारे में इसी फीकी के सेमिनार में मैंने कहा था कि अब पीपीपी थोड़ा करना मुश्किल है, पर आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीपीपी मॉडल में लोगों ने बीड देना बंद कर दिया था रोड में, क्योंकि हालत सेक्टर की ठीक नहीं थी। पर इसी 1.5 महीने में हमने 5 प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल में अभी दिए हैं, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और फिर से एक बार रोड सेक्टर में अच्छा रिस्पांस मिला है। एल&टी ने तो मध्य प्रदेश में एक पीपीपी मॉडल में रोड लो कॉस्ट जाके 20% कम लेके लिया है, एक मलेशियन कंपनी को मिला है, एक रेलवे की इरकॉन कंपनी ने लिया, और फिर से एक बार पीपीपी में उत्साह है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो IRR रोड सेक्टर का है, उससे कई गुना ज़्यादा ये इनलैंड वाटरवेज में है। प्रेजेंटली एक बात ज़रूर है कि मैं केवल सेक्टर को जिम्मेदार नहीं मानता कि ये हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ। इसमें ज़्यादातर सरकार में रहे लोगों की मानसिकता, निगेटिव एटीट्यूड, निर्णय समय पर न करने की प्रवृत्ति, और ईयर्स टू ईयर पॉलिसी क्लियरेंस करने के लिए समय लेने से काफ़ी प्रॉब्लम और दिक्कतें आई है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि यह बिल अगले पार्लियामेंट सेशन में फर्स्ट वीक में आएगा, और सभी पार्टियों का लगभग इसको अच्छा सपोर्ट है। अभी वो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में गया हुआ है, उसका रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन के पहले ही आ जाएगा। उनके भी कुछ सुझाव होंगे तो हम जरूर लेंगे, और अगले सेशन में इसको हम मंजूर करेंगे। अभी देश में जो 5 वाटरवेज हैं,
उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ब्राह्मणी जो अपने उड़ीसा में है, और बैंकिंगहम कैनाल, और वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है बैक वाटर का केरला का 5 है। और 5 में भी बहुत पोटेंशियल है। गंगा का जो है वो हमने काम शुरू किया है, और उसमें से 1620 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया इस कार्य की शुरुआत की है। इसमें साधारणतः वाराणसी में, हल्दिया में, कलकत्ता में और साहिबगंज में 4 जगह पर मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। तो रोड भी होगा, पानी पर भी जा सकेंगे और रेलवे भी होगी। तो इसमें लैंड एक्विजिशन का भी काम साहिबगंज में काफ़ी पूरा शुरू हुआ है, काफ़ी पूरा होने तक आया है। वाराणसी में भी लैंड एक्विजिशन का काम आगे लास्ट स्टेज पर है, और हल्दिया में कोई ज़रूरत नहीं, हमारी वहाँ काफ़ी लैंड है, और कलकत्ता में भी हमारी लैंड है। तो साधारणतः इस कार्य की शुरुआत अब निश्चित रूप से हो सकती है, ऐसी स्थिति में आया है। हम कोशिश करें कि आने वाले 2-3 महीने में इस काम की प्रत्यक्ष रूप से भी शुरुआत हो जाए। इसमें हमारा प्रयास ये है कि वाराणसी से हल्दिया तक हम 3 मीटर मिनिमम, 2.5 से 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आज ही वहाँ कोल जो इंपोर्ट हो रहा, वो फरक्का पोर्ट में हल्दिया से आया हुआ कोल उसमें से जा रहा है। आपको खुशी होगी कि फरक्का की फ्लैश हमारे बारजेस में डालकर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है, और वो भी लेकर जा रहे हैं। और वैसे इसमें कार्य शुरू हुआ है, और इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्रा का जो है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। अभी मैं जब गया था गुवाहाटी में, तो वहाँ जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा शिप अगर रिपेयर करना है तो शिप रिपेयर करने के लिए हमको कलकत्ता जाना पड़ता है। तो रिपेयर की कॉस्ट 3 लाख रुपए आती है, और जाने आने की कॉस्ट 30 लाख रुपए आती है। तो कैसा शिपिंग डेवलप होगा? तो हमने वहाँ बहुत बड़ी जेटी बनाई है। अब 50 करोड़ रुपए हमने डिपार्टमेंट से दिए, वहाँ एक ड्राई डॉक बना रहे हैं हम लोग, और वही शिप रिपेयरिंग की फैसिलिटी, शिप इवन शिप बिल्डिंग का भी वहाँ कुछ होता है छोटे लेवल पर, तो हम शुरू कर रहे हैं ताकि गुवाहाटी में शुरू हो। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में यही हालत है। हमारे शिप रिपेयर होने के लिए जाते हैं मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ भी हमने शिप रिपेयरिंग की और धीरे धीरे शिप बिल्डिंग की भी व्यवस्था वहाँ हो, इसके लिए अंडमान निकोबार में भी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और तीसरा, गुजरात में कांडला में हम बड़े प्रमाण पर इसी प्रकार की फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, और ये तीनों फैसिलिटी को निर्माण करने की जिम्मेदारी हमने कोचीन शिपयार्ड पर रखी है। और कोचीन शिपयार्ड तीनों जगह पर यह काम करेगा, जिससे स्वाभाविक रूप से तीनों दिशा में शिप रिपेयरिंग का, शिप बिल्डिंग के काम में एक बेसिक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इससे होगा। इसमें ब्रह्मपुत्रा में जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के मिनिस्टर मेरे पास आए थे, और कल जो अभी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी का जो विज़िट है, उसमें स्वाभाविक रूप से वहाँ अभी ये करार होने वाला है, जिससे हम लोग ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट, यानी अगर कोई माल वाराणसी से अगर निकालना है तो बांग्लादेश तक जाना आसान होगा, या साहिबगंज में अगर आपने कोई स्टोर किया तो साहिबगंज से डायरेक्ट बांग्लादेश तक हम लोग माल भेज सकते हैं। तो इसका ओपनिंग भी होने के बारे में दोनों सरकार के बीच में पॉजिटिव रूप में निर्णय हुआ है, और इसलिए ये नया बिजनेस है जो इसका फ़ायदा ट्रेड एंड बिजनेस को बहुत बड़ा मिल सकता है। ये जो बंकिंगहम कैनाल है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, 450 किलोमीटर का। कुछ लैंड एक्वायर्ड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पीपीपी मॉडल में हम करें, और पीपीपी मॉडल में भी ये मुझे लगता है कि वायबल होगा। और केरला में जो बैक वाटर का जो है वेस्ट कोस्ट कैनाल, उसमें भी टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ा रोजगार निर्माण हो सकता है। तो ये पांचों ही जो नेशनल वाटरवेज है, उसके काम के बारे में अध्ययन करना, उसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हमने की है। जो 101 नए वाटरवेज को हम बना रहे हैं, उसके बारे में पार्लियामेंट का बिल अभी नहीं हुआ है, पर हमने तय किया है कि इसका हम लोग डिटेल स्टडी शुरू करें, और उस हिसाब से हमने उसके कार्य को भी शुरू किया है। 16 रिवर का जो डीपीआर है, इसमें जनरली यूरोपियन देशों के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको हमने डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंसी दी है। 16 रिवर का डीपीआर जो है जून 2015 तक पूरा होगा।
40 नदियों का जो DPR है दिसंबर 2015 तक पूरा होगा और 45 रिवर्स का हम बाद में करेंगे। तो हमने इसका DPR पूरा बनाकर हमारे पास हम तैयार रखेंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए हमने केवल स्टडीज़ कंडक्ट करने के लिए और DPR बनाने के लिए दिए हैं और उसमें से 46 का ऑलरेडी काम शुरू हुआ है और बिल पास होने के बाद बाकी का काम होगा, जिसमें यमुना का भी है कि यमुना से आगरा तक हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की सर्विस शुरू हो। ये जो PMC है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होने के कारण निश्चित रूप में वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और सॉल्यूशंस है वो हमको मिलेंगे। लोगों के मन में एक भ्रांति है कि ये 3 मीटर का ड्राफ्ट साल भर मेंटेन करने में क्या हम करने वाले हैं। मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े बैरेजेस बनाने वाली बात कुछ लोगों ने लिखी है, ये पर्याय कोई हमारे सामने नहीं है। जो आज तक वर्ल्ड में अमेरिका में, यूए, बाद में इंग्लैंड में और फ्रांस में, कोरिया में जिस प्रकार के रिवर इस प्रकार के बनाए, तो उन्होंने अनेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। वर्ल्ड बैंक का उसका अध्ययन करने के लिए हमने कहा है और वर्ल्ड बैंक का जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो हमको जल्दी मिलेगा और उसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये नीति तैयार करेंगे। फिलहाल वाराणसी से हल्दिया तक कोई बैरेजेस बनाने के हमारी कल्पना नहीं है। कारण न होते हुए लोग विरोध करने में हमारे देश में एक प्रवृत्ति है, कोई राजनीतिक नेतृत्व के नाम पर है और कोई NGOs के नाम पर है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है और विकृत मानसिकता के कारण देश के विकास को रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो वो लोग पहले ही चिल्ला देते हैं और ये अंग्रेजी मीडिया में उसको बहुत 6 कॉलम की उनकी न्यूज़ छापते हैं। उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं होता है पर वो न्यूज़ छापते हैं और फिर विवाद खड़े होते हैं और हमारे कोर्ट बड़े इसके बारे में सेंसिटिव बने हुए हैं और बड़ी खुशी होती है कि कोई भी काम बंद होता है तो इन लोगों को ताला बजा बजा के बड़ी खुशी जाहिर करते हैं कि अब ये बंद किया हमने। कहा दुर्भाग्य ये कि देश की इकोनॉमिक सोच को पॉजिटिव अप्रोच में हमको सोचना होगा। इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी तीनों का महत्व है। हम इन्वायरमेंट चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, इसीलिए हमने हमारे डिपार्टमेंट लगातार अनेक निर्णय कर रहे हैं कि हम पोल्यूशन कम कैसे हो, पर उसके साथ साथ गरीबी दूर करनी होगी तो रोजगार की निर्मित करनी पड़ेगी और रोजगार की निर्मित करनी पड़ेगी तो अलग अलग क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए बिना रोजगार निर्माण नहीं होगा, रोजगार निर्माण होगा गरीबी दूर नहीं होगी, देश आगे नहीं जाएगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट जो ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो इसमें रोजगार की निर्मित बड़ी होगी। मैं दावा आज कुछ कहता नहीं पर लाखों युवाओं को रोजगार मिलेंगे और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे ये रिवर पोर्ट है, ये रिवर पोर्ट के बाजू में एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम है, इससे आपका लॉजिस्टिक में आप निश्चित रूप से फ़ायदा है। फ्रूट, वेजिटेबल जो आप एक गांव से दूसरे गांव भेजते हैं उसके प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम ये सब वहाँ बना सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ चल सकती है, मरीना बन सकता है। इतना ही नहीं तो वहाँ आपके कोई इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप समझो बड़े सिटी में भेज रहे हैं तो अगर वो पानी से जाएगा तो कॉस्ट बच सकती है, तो उसके लिए भी आप वहाँ इंडस्ट्री डाल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज़्म के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और पानी में वाटर स्पोर्ट्स होंगे, टूरिस्ट आएंगे, पानी में जा सकेंगे, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देश का बढ़े और इसलिए हमारी जो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है जिसका सेंटर चेन्नई में है, मैंने उनको कहा कि इस क्षेत्र से रिलेटेड टोटल शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटर से रिलेटेड ये अध्ययन करना चाहिए कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में कितने कोर्सेज तैयार हो सकते हैं और देश में हमारे युवाओं को, जो टैलेंटेड युवा है, उनको इसका प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कैसी हो ताकि उनको रोजगार मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं इसमें से बहुत बड़े प्रमाण पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम इनकरेज करना चाहते हैं। अभी जैसे ये बारजेजेस है, एक अमेरिकन कंपनी ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया जो 2000 टन माल लेके जाता है जितने ड्राफ्ट में, उसी में वो 2500 टन ले जा सकता है अगर उसका डिज़ाइन बदल दिया तो। दूसरा, मैं पोल्यूशन के बारे में मैं खुद बहुत संवेदनशील हूँ और मैं चाहता हूँ कि पोल्यूशन कम हो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें LNG का उपयोग किया जा सकता है क्या, ताकि LNG का उपयोग करने से पोल्यूशन भी कम होगा। क्योंकि पोल्यूशन ये ऐसा एक महत्वपूर्ण विषय है
कि आने वाले समय में हमको पोल्यूशन कम करने वाले ही फ्यूल को यूज़ करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो भी हम सोच रहे हैं। 3 बातें जो महत्वपूर्ण हैं कि पानी पर चलने के लिए हमारे पास क्रूज नहीं है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और उसका कोई टूरिज़्म डेवलप नहीं हुआ है। तो 101 वाटरवेज है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये हो सकता है क्या। मेरा व्यक्तिगत मत है हो सकता है, पर मैं ऑफिशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ। जहाँ जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जहाँ जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, वहाँ वहाँ उसी को इनकरेज करना चाहिए। और जहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, जहाँ हम इरिगेशन करते हैं, रोड बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, वहाँ हमने बजट का पैसा खर्चा करना चाहिए। The inspiration behind PPP and public-private partnership is not only support to industry. The inspiration and motivation is giving more priority to the rural, poor and agriculture sector of the society. जो गरीब है उसको ज़्यादा बजट जाना चाहिए। और मैं गांव का हूँ, किसान हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि गांव के लोगों को बजट ज़्यादा जाए। और इसलिए मुंबई में फ्लाईओवर सरकार के पैसे में बनते तो और 25 साल लगते, पैसे भी वापस हो गए। तो जहाँ ये पैसे जब बचा गए तो 16,000 गांव को रोड बन सके। तो ये जो सेक्टर है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरी तरह से मौका है और इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें आप लोग आइए। 3 इम्पॉर्टेंट बातें जिसमें अभी तक हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ऐसी है कि हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग, चाहे क्रूज बनाना है, मरीना डेवलप करने के लिए छोटे छोटे अपने को कोई छोटे शिप्स बनाने हैं, इसके बारे में हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत सी कारण है। केवल उस इंडस्ट्री का दोष नहीं है, सरकार की नीतियों का भी दोष है, हम डेवलप नहीं कर पाए। कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट्स अभी तक हमारे देश में हम नहीं डेवलप कर पाए और इसलिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के आधार पर हमारे पोर्ट की लैंड ऐसे इंडस्ट्रीज़ वालों को देकर ये डेवलपमेंट हो सकती है क्या, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं सी प्लेन वाले भी कंपनियों के पीछे लगा हूँ कि आप आइए, मैं आपको पोर्ट में जगह देता हूँ। अब सी प्लेन गोवा और महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और ये सबसे सस्ता है। मैडम आपका होटल इंडस्ट्री का तो दुगना हो जाएगा अगर सी प्लेन चालू हो जाएगा तो, क्योंकि सी प्लेन कोई भी कहीं भी उतर जाएगा और डायरेक्ट होटल में, गोवा में जाएगा तो डायरेक्ट होटल में चला जाएगा। तो वहाँ से मुंबई से निकाल कर डायरेक्ट होटल में जाना, इतनी अच्छी सर्विस कहाँ मिल सकती है। तो सी प्लेन के बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से अध्ययन करके कोचिन शिपयार्ड में अभी मैं 3-4-5 दिन वहाँ था, तो मैंने उनको आग्रह से किया हम एक जुगाड़ बना रहे हैं। वो हवाई जहाज़ भी नहीं है और पानी पर चलने वाला भी नहीं, वो नदी के ऊपर 8 मीटर ऊपर चलेगा, जिसमें 30, 50 और 90 की कैपेसिटी है और जिसकी स्पीड पर आवर 60 किलोमीटर तक जा सकती है और पानी पर ही उतर जाएगा, पानी पर ही जाएगा। तो उसका अभी पहला मॉडल बनाने के लिए मैंने उनको कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट करके आप इसको बनाइए। जो हमारे टेक्निकल लोग थे कोचिन शिपयार्ड में, उन्होंने कहा था कि संभवतः ये 100% हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर से उनको बुलाया था, वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी सब लेकर ये पहला अगर बन जाएगा तो जो हमारे कैटरमैरन और हावरक्राफ्ट के लिए तो हमको 50 और 40 करोड़ 60 करोड़ लगते हैं, ये 5 करोड़ के अंदर बन जाएगा। और ये अगर सस्ता होगा और उसका फ्यूल भी अगर एलएनजी होगा तो और कोशिश करके तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। और ये स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो बस सर्विस है इसके लिए सबसे बड़ा अल्टरनेटिव हो जाएगा और नदी पर चलेगा। आपको इतना ही कहूँगा कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है ये रोड साइड डेवलप करने के बारे में अध्ययन हो सकता है। यहाँ जो छोटे छोटे वाटर पोर्ट्स बन रहे, रिवर पोर्ट, इसमें स्मार्ट सिटी बन सकती है। इसमें इंडस्ट्री के साथ गोडाउन सिस्टम है, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बन सकते हैं और इसी सिटी में ये सब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे हो सकता है। और एक ग्रीन सिटी, हर जगह पर ऐसे हज़ारों पोर्ट हम बना सकते हैं। ये नई टाउनशिप होगी और इसमें काफ़ी अच्छा प्लान डेवलपमेंट हम करेंगे। मैं झारखंड की सरकार ने मुझे कहा कि हम इसमें आपके साथ सहयोग करने के लिए आगे आएंगे। साहिबगंज में जगह होगी तो हम लैंड एक्वायर करने के लिए तैयार हैं। जिनकी लैंड एक्वायर्ड होगी उनको भी कुछ डेवलप प्लॉट देकर उनको भी इसका फ़ायदा दिया जा सकता है, ताकि लैंड एक्विजिशन कानून में हम चाहते कि जो भूमि पुत्र है, जो ज़मीन मालक है, उसके साथ भी न्याय हो। तो ऐसे मॉडल तैयार हो सकते हैं कि जिसमें विन विन सिचुएशन में सभी का इसका फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक नया सेक्टर है और इस सेक्टर में हम लोग गति से आगे जाना चाहते हैं।
जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आपके स्टेट में अगर आप ये इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कंपनी में आना चाहते हैं तो स्टेट और सेंट्रल हम मिलकर काम करेंगे। मैं भी आपको 26% इक्विटी देता हूँ और आप और हम मिलकर स्टेट में काम करेंगे। कहीं प्राइवेट सेक्टर आते हैं तो वो भी हम करेंगे। हमारे इनलैंड वाटरवेज की जो कॉरपोरेशन है वो अच्छा काम कर रही है, पर 101 रिवर का काम करना उनके लिए भी कठिन है। तो धीरे धीरे उसका भी जॉइंट वेंचर करके अनेक लोगों के साथ, और विशेष रूप से जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में जिनका इसमें अनुभव है, ऐसे लोग अगर आ सकते तो वो भी हम करेंगे। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसमें लो कॉस्ट इंटरेस्ट कैसा हो, वो भी बात मैंने आपको कही है। इसके बारे में जो नीतियाँ बनानी है उसके बारे में भी हमारे कैबिनेट नोट भी सरकार के पास गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से मैक्सिमम लोगों को हम इनकरेज कैसे करें, और हमने ये टारगेट तय किया है कि आने वाले 2 साल हमारे सरकार को जब पूरे होंगे तो हमारा रोड और शिपिंग का सेक्टर जो है ये पकड़कर हम 2% देश में जीडीपी कम से कम ऐड करेंगे और कम से कम 25 लाख युवाओं को हम रोजगार नए निर्माण करेंगे। ये 2 टारगेट हमने रखे हैं और इसमें निश्चित रूप से आप सबका सहयोग बहुत स्वागतार्ह है और आपको हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, यही विश्वास आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।